अमित शाह द चाणक्य ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। चंद्रगुप्त मौर्य का नाम लेते ही आचार्य चाणक्य की तस्वीर अपने आप ही जहन में आ जाती है। ऐसे ही एक चाणक्य भारतीय राजनीति में भी हैं जिन्होंने नरेंद्र मोदी को पीएम नरेंद्र मोदी बनाया। वो जिनके काल में भाजपा ने जीत के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। वो जिन्होंने भाजपा के सदस्यों की संख्या 2 करोड़ से 11 करोड़ पहुंचा दी। इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अवस्थी और आप देख रहे हैं ओ न्यूज। आज हम आपको सुनाएंगे राजनीति के चाणक्य अमित शाह की कहानी। आखिर अमित शाह कैसे बने? मैं अमित अनिल चंद्र शाह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। अमित शाह का जन्म 22 अक्टूबर 1964 को महाराष्ट्र के मुंबई में एक व्यापारी अनिल चंद्र शाह के घर हुआ था। अनिल चंद्र शाह ने कभी सोचा नहीं होगा कि उनका बेटा बड़ा होकर भारतीय राजनीति की धुरी बनेगा। शाह गुजरात के एक रईस परिवार से ताल्लुकात रखते हैं। 16 वर्ष की आयु तक शाह अपने पैतृक गांव मानसा गुजरात में ही रहे और वहीं स्कूली शिक्षा प्राप्त की। स्कूली शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात उनका परिवार अहमदाबाद आ गया। वह अहमदाबाद में संघ के एक सक्रिय सदस्य बन गए। यह कदम उनके जीवन का एक ऐसा कदम था जिसने उनका जीवन सदा के लिए परिवर्तित कर दिया एवं उन्हें भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की प्रभावशाली यात्रा की ओर उन्मुख किया। 1980 का दशक 1980 का दशक अमित शाह के जीवन का सबसे अहम समय रहा। इस दौरान उन्होंने अपने लिए धार्मिक और राजनीतिक जमीन तैयार करना शुरू किया। शाह का झुकाव स्वामी वामदेव की तरफ था। वामदेव उन 5 महंतों में से एक थे जिन्होंने राम मंदिर के लिए आंदोलन शुरू किया था। स्वामी वामदेव के कहने पर ही शाह 1986 में कुंभ के मेले में गए, सनातन धर्म की प्राचीनता और भव्यता को समझा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में शामिल होने के बाद अमित शाह ने संघ की विद्यार्थी शाखा एबीवीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लिए 4 वर्ष तक कार्य किया। इस अवधि में भाजपा संघ की राजनीतिक शाखा बनकर उभरी और अमित शाह 1984 से 1985 में पार्टी के सदस्य बने। के नारायणपुर वार्ड में पोल एजेंट का पहला दायित्व सौंपा गया। तत्पश्चात वे उसी वार्ड के सचिव बनाए गए। इन कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद उन्हें उच्चतर दायित्वों हेतु चुना गया और भारतीय जनता युवा मोर्चा का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बनाया गया। संघ के एक कार्यक्रम के दौरान अमित शाह की मुलाकात नरेंद्र मोदी से होती है। दोनों, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, संघ के बाकी कार्यकर्ताओं से अलग लीग से हटकर सोचने वाले व्यक्ति थे। यही वो धुरी थी जो दोनों को एक दूसरे की तरफ खींचती है। देखते ही देखते दोनों करीबी मित्रों में बदल गए। साल 1991 अमित शाह को पहला बड़ा राजनीतिक मौका 1991 में मिला जब लाल कृष्ण आडवाणी के लिए गांधीनगर संसदीय क्षेत्र में उन्हें चुनाव प्रचार का जिम्मा संभाला। साल 1995 में जब पहली बार भाजपा ने गुजरात में सरकार बनाई, उसमें भी नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने अहम भूमिका निभाई थी। उस समय कांग्रेस का गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों में मजबूत पकड़ थी। कांग्रेस की इस पकड़ को ढीला करने के लिए मोदी और शाह ने एक नई योजना बनाई। उन्होंने हर गांव में मुखिया के बाद दूसरे नंबर का प्रभाव रखने वाले लोगों को जोड़ना शुरू कर दिया। ऐसे में
8,000 लोगों का एक नेटवर्क तैयार हुआ जो गुजरात के गांवों में मुखिया का चुनाव हार चुके थे। मोदी और शाह का यह दांव कामयाब निकला और गुजरात की सत्ता भाजपा के हाथों में आ गई। 1995 में ही शंकर सिंह वाघेला से मतभेद के चलते मोदी को नेशनल सेक्रेटरी बनाकर गुजरात से बाहर दिल्ली भेज दिया गया और अमित शाह गुजरात में रहकर भाजपा के संगठन को मजबूत करते रहे। साल 1996 अमित शाह को दूसरा बड़ा मौका 1996 में मिला जब अटल बिहारी वाजपेयी ने गुजरात से चुनाव लड़ना तय किया। 1996 में अटल जी के चुनाव प्रचार का कार्यभार भी अमित शाह ने ही संभाला। साल 1997 पेशे से स्टॉक ब्रोकर अमित शाह ने 1997 में गुजरात की सरखेज विधानसभा सीट से उपचुनाव जीतकर अपने सक्रिय राजनीतिक करियर की शुरुआत की। ऐसा कहा जाता है कि अमित शाह को टिकट दिलाने में मोदी का बहुत बड़ा हाथ था। सरखेज में आरंभ शाह की विजय यात्रा अनवरत चलती रही। 1998, 2002 और 2007 में भी अमित शाह इस सीट से लगातार जीतते रहे। सरखेज की जनता ने उन्हें अपने सर माथे पर बैठाया। साल 1998 जब केशव भाई पटेल दोबारा गुजरात के सीएम बने और नरेंद्र मोदी को किनारे करने लगे, तब अमित शाह अकेले नेता थे जो नरेंद्र मोदी के पीछे चट्टान बनकर खड़े रहे। अमित शाह अकेले ही गुजरात में मोदी के लिए राजनीतिक पिच तैयार करते रहे। साल 2001 में नरेंद्र मोदी पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बनते हैं। साल 2002 तत्कालीन गुजरात सरकार में शाह ने गृह मंत्रालय, ट्रांसपोर्ट और लॉ मंत्रालय का जिम्मा संभाला। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। धीरे धीरे भारतीय राजनीति में वह अपना कद बड़ा करते चले गए। अमित शाह खेलों में बड़ी रुचि रखते हैं। वे 2006 में गुजरात शतरंज संघ के अध्यक्ष थे। अपने कार्यकाल के दौरान गुजरात राज्य शतरंज संघ के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने अहमदाबाद के सरकारी स्कूलों में पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर शतरंज की शुरुआत की। 2009 में केंद्रीय क्रिकेट संघ के अध्यक्ष और 2014 में गुजरात राज्य क्रिकेट संघ के अध्यक्ष रहे। उन्होंने 2009 में गुजरात राज्य क्रिकेट संघ के उपाध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। इस दौरान उन्होंने नए नियम बनाए। पहले बीसीसीआई गुजरात के लिए 24 रणजी मैच खेलने वाले खिलाड़ी को ही पेंशन देती थी, मगर शाह ने इस नियम में बदलाव किया। अगर कोई भी खिलाड़ी गुजरात के लिए एक भी रणजी मैच खेल लेता है तो बीसीसीआई उसको उम्र भर पेंशन देगी। साल 2010 वो कहते हैं ना कि गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। ये कहावत राजनीति में अक्सर चरितार्थ होती है और अमित शाह भी अपवाद नहीं रहे। अपनी निष्ठा और कड़े अनुशासन प्रियता के कारण गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी तथाकथित धर्मनिरपेक्षवादी लॉबी का शिकार बन गए। अमित शाह के नेतृत्व में 2005 में गुजरात पुलिस ने आपराधिक छवि वाले सोहराबुद्दीन शेख का एनकाउंटर किया था। इस केस में आईपीएस ऑफिसर अभय चुडासमा गिरफ्तार हुए थे, जिनके बयान के बाद सीबीआई ने बताया कि राज्य सरकार जिसे एक मुठभेड़ बता रही है, सोहराबुद्दीन शेख की हत्या उसी राज्य पुलिस द्वारा की गई है। सीबीआई का आरोप था कि शाह के इशारे पर ही फर्जी मुठभेड़ का नाटक रचा गया। धूमकेतु की तरह उठे शाह के राजनीतिक करियर पर सोहराबुद्दीन एनकाउंटर मामले के साथ ही ग्रहण लग गया। 2005 में हुए सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस में सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। वे 3 महीने जेल में रहे और जब उन्हें जमानत मिली तो इस शर्त के साथ कि वे 2 साल तक गुजरात नहीं जा सकते थे। अमित शाह ने 2 साल दिल्ली में बिताए और इस दौरान पार्टी के बड़े नेताओं के साथ अपने संपर्क को मजबूत करते रहे। साल 2012 में वापस गुजरात लौटने पर शाह ने एक शेर बोला था जो कुछ इसका मतलब होता है, मेरा पानी उतरते देख, किनारे पर घर मत बना लेना, मैं समुंदर हूं, लौटकर जरूर आऊंगा। अमित शाह की यह बात
सच भी साबित हुई। जब शाह को सीबीआई ने गिरफ्तार किया, उस समय पी चिदम्बरम देश के गृह मंत्री थे। चिदम्बरम ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वक्त का पहिया यूं घूमेगा। जिस सीबीआई ने अमित शाह को गिरफ्तार किया है, वही सीबीआई एक दिन उन्हें भी गिरफ्तार करेगी और अमित शाह उस समय उनकी जगह गृह मंत्री की कुर्सी पर बैठे होंगे। साल 2013, 2014 में लोकसभा चुनाव थे और पिछले 2 लोकसभा चुनावों में करारी हार के बाद भाजपा इस बार कोई मौका हाथ से नहीं गंवाना चाहती थी। अमित शाह इस बात को अच्छे से जानते थे कि पार्टी के पास नरेंद्र मोदी के जैसा कोई दूसरी मजबूत छवि का नेता नहीं है। लोकसभा चुनावों से पहले दिल्ली में भाजपा की बैठक चल रही थी। इस बैठक में कई अहम मुद्दों में से एक था भाजपा के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को किस तरह से चुनाव लड़ाया जाए। भाजपा के तत्कालीन अध्यक्ष राजनाथ सिंह चाहते थे कि नरेंद्र मोदी को पटना से चुनाव लड़ाया जाए, परंतु बैठक में एक सधी आवाज आई, यदि यूपी में जाति और धर्म के जाल को काटना है तो पीएम उम्मीदवार को यूपी से ही चुनाव लड़ना होगा। राजनाथ सिंह इसके लिए तैयार नहीं थे, परंतु शाह के बार बार जोर देने पर राजनाथ सिंह समेत सभी लोगों ने अमित शाह के सुझाव को स्वीकार कर लिया। साल 2014, अमित शाह ने 2014 में पार्टी महासचिव के रूप में काम किया। उन्होंने उत्तर प्रदेश में वह कर दिखाया जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। उत्तर प्रदेश में जाति और धर्म के जंजाल को काटते हुए भाजपा को 80 में से 73 सीटों पर जीत प्राप्त हुई। इस करिश्मे के बदौलत भाजपा अकेले अपने दम पर 282 सीट जीतकर पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाती है और नरेंद्र मोदी भारत के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेते हैं। अमित शाह ने 2014 के चुनावों में डिजिटल तकनीकों का भरपूर प्रयोग किया। उन्हें लखनऊ कार्यालय की काया पलट कर उसमें बीजेपी का वॉर रूम तैयार किया और सोशल मीडिया पर वोटरों को पकड़ने की कयावत शुरू कर दी। अचानक पार्टी के सदस्यों की संख्या में उछाल आया। यह सब इस वॉर रूम में ही हो रहा था। इस वॉर रूम में एक कॉल सेंटर भी बनाया गया जिसमें पार्टी के कार्यकर्ता मिस कॉल करके पार्टी के कार्यक्रमों की जानकारी ले सकते थे। बूथ लेवल पर कार्यकर्ताओं को फोन दिया गया। वॉर रूम में रोजाना शाम को प्रत्येक बूथ की रिपोर्ट आती थी। अमित शाह खुद रिपोर्ट को देखते थे। इस कड़ी मेहनत की बदौलत अमित शाह उत्तर प्रदेश में जाति और धर्म के गठजोड़ को भाजपा की झोली में 80 में से 73 सीटें डाल देते हैं। 2014 में ही बैकरूम से निकलकर अमित शाह फ्रंट फुट पर खेलने लगे। 69 साल की उम्र में वे भाजपा के सबसे युवा अध्यक्ष बन गए। अमित शाह भाजपा और संघ के बीच तालमेल बैठाकर आगे बढ़ते गए और एक के बाद एक चुनाव में जीत हासिल की। अमित शाह कड़े फैसले लेने से बिल्कुल नहीं कतराते हैं। इसका पहला नमूना 2014 में हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में देखने को मिला। महाराष्ट्र में शिवसेना और हरियाणा में हरियाणा जनहित कांग्रेस से अलग होकर अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लेते हैं। दोनों राज्यों में पहली बार बीजेपी सरकार बनाती है। साल 2016 में अमित शाह को सोहराबुद्दीन केस में सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट भी मिल गई। साल 2017 अमित शाह को यूपी विधानसभा चुनाव की कमान सौंपी गई। नतीजे तो जैसे हर कोई पहले से जानता था। भाजपा ने 403 में से 312 सीटें हासिल की और यूपी में सरकार बनाई। अमित शाह के नेतृत्व में भाजपा और उसके सहयोगी दल एक के बाद एक किले को जीतते गए और 21 राज्यों में सत्ता को अपने हाथों में ले लिया। ऐसा भाजपा ने इससे पहले कभी नहीं किया था। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के लिए अमित शाह ने अब की बार 300 पार का नारा दिया तो राजनीतिक विश्लेषकों ने इसे चुनावी जुमला करार कर दिया। लेकिन अमित शाह की रणनीति ने देश में कांग्रेस और उत्तर प्रदेश के महागठबंधन की पुंगी बजा दी। जब 2019 लोकसभा चुनावों के परिणाम आए तो भाजपा ने 303 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया। मोदी सरकार 2.0 में अमित शाह को गृह मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को हाथ लगाने से सरकारें डरती थी। 5 अगस्त 2019 को
अमित शाह ने राज्यसभा में एक ऐतिहासिक जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 पेश किया कि ये सदन अनुच्छेद 370(3) के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की सिफारिश करता है। इस अधिनियम के लागू होने के साथ ही जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया गया। जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रूप में विभाजित कर दिया गया। हाल ही में जम्मू कश्मीर में हुए DWC चुनावों में गुपकार गैंग को जबरदस्त झटका लगा है। जम्मू कश्मीर में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और यह सब अमित शाह के मार्गदर्शन में ही संपन्न हुआ है। साल 2021 में होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी अहम होने वाला है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच सीधी लड़ाई है, या यूं कहें कि दो चेहरों ममता बनर्जी और अमित शाह के बीच मुकाबला है। भाजपा के चाणक्य अमित शाह ने तो ऐलान कर दिया है कि भाजपा पश्चिम बंगाल में 200 से ज्यादा सीटों पर जीत प्राप्त करेगी। वहीं दूसरी तरफ चुनाव प्रचार को मैनेज करके अपनी पहचान बनाने वाले प्रशांत किशोर ने दावा किया कि भाजपा बंगाल में डबल डिजिट में आने के लिए भी संघर्ष करेगी। ऐसा नहीं हुआ तो वह सोशल मीडिया ही छोड़ देंगे। अब देखना है कि क्या अमित शाह बंगाल मिशन को पूरा कर बंगाल में कमल खिलाते हैं या ममता बनर्जी तुष्टीकरण के बल पर बंगाल में अपनी सरकार बचाने में कामयाब होती हैं। ये थी कहानी राजनीति के चाणक्य अमित शाह की। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।